हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम लोग संसाधन एवं विकास के पहले हिस्से में देखा कि संसाधन क्या है, संसाधन के सिद्धांत क्या है और संसाधन की वर्गीकरण के विषय में जाना। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि सतत पोषणी विकास क्या होती है। ठीक है भैया, चलिए शुरुआत करते हैं। सतत पोषणीय विकास, ठीक है, इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंग्लिश में कहते हैं इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए हम लोग पहले परिभाषित करते हैं इसको। ऐसा विकास जिसका लाभ वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी उठा सके, सतत पोषणी विकास कहलाता है। चलिए हम लोग समझेंगे सतत पोषणी विकास क्या होती है। देखिए, ऐसा विकास जिसका लाभ वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी उठा सके, उन्हें सतत पोषणी विकास कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द है कि भावी पीढ़ी। भावी का मतलब होता है भविष्य में आने वाली जनरेशन, भविष्य में आने वाली पीढ़ी, उन्हें कहेंगे भावी पीढ़ी। तो ऐसा लाभ लीजिए कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी उठा सके, उस लाभ को भावी पीढ़ी भी उठा सके। ऐसा विकास करिए कि आप तो लाभ ले ही, लेकिन आने वाला जो भावी पीढ़ी है वो भी उसका लाभ उठा सके। जैसे देखिए क्या होता है कि संसाधनों का संरक्षण करिए। यदि आप संसाधन के संरक्षण करते हैं तो आप सतत पोषणी विकास कर पाएंगे। जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, वनस्पति हो गए और पशु पक्षी हो गए, प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं सबका सही ढंग से उपयोग करिए। जितना जरूरत है आपको उतना ही करिए, जरूरत से ज्यादा उनका उपयोग मत करिए, तब जाकर के आप सतत पोषणी विकास के अंतर्गत आएंगे। यदि आप खेती कर रहे हैं तो खेती इस तरह करिए कि जल, मिट्टी या मिट्टी को मृदा भी कहते हैं, तो जल या मृदा प्रदूषण न हो, ऐसा विकास करिए। ऐसा खेती करिए कि मृदा प्रदूषित न हो, जल प्रदूषित न हो। ठीक है। जैसे अगर किसान है तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम करिए, जितना हो सके उतना जैविक दवाओं का प्रयोग करिए, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करिए, तब जाकर के आप सतत पोषणी विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐसा विकास करिए कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी लाभ उठा सके। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उनका सही ढंग से उपयोग करिए। ठीक है, हद से ज्यादा किसी चीज का उपयोग मत करिए, जितना आपको जरूरत है उतना ही करिए। प्रयास करिए कि प्राकृतिक संसाधन को बढ़ाने की,
प्राकृतिक संसाधन को कम करने के प्रयास मत करिए। चलिए अब हम लोग सतत पोषणी विकास के सिद्धांतों के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, इसका जो पहला सिद्धांत है कि मानव जीवन की गुणवत्ता में विकास करो। मानव जीवन की गुणवत्ता में विकास करो। देखिए, अगर सतत पोषण विकास करनी है तो मानव जीवन की गुणवत्ता में विकास करिए, मानव जीवन की स्वभाव में विकास करिए, मानव जीवन की सोच में बदलिए, मानव की सोच को बदलिए, मानव जीवन की गुणवत्ता में बदलाव लाइए। तब जाकर मानव सोचेगा कि हम कैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, किस तरह से हम प्राकृतिक संसाधन को बचाएं। तब जाकर हमारा सतत पोषणी विकास हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों की ह्रास को कम करो, कम करो। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनके हानि को कम करो, उनके ह्रास को कम करो, उनको नष्ट मत करो। जितना हो सके उतना प्राकृतिक संसाधन को आगे बढ़ाओ, पेड़ पौधे वनस्पति को आगे बढ़ाओ, पेड़ पौधों को लगाओ। तब जाकर के हमारा पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा और सतत पोषणी विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया है। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी पढ़िए कॉपी और पेन के साथ पढ़िए और हमारे साथ आप भी लिखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, तो हम लोग तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पृथ्वी पर पृथ्वी पर जीवन की विविधता, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखो। जीवन की विविधता, विविधता को बनाए रखो। ठीक है, पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार की जो जीवन पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनको भी बनाए रखिए, उनको नष्ट न करिए। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखो। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग, जीवन की सभी रूपों को जीवन के सभी रूपों की देखभाल करो, देखभाल करो। ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी जीवन पाए जाते हैं उनकी देखभाल करो। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि विभिन्न समुदायों को, विभिन्न समुदायों को अपने पर्यावरण की
देखभाल करना चाहिए। तो जितने भी समुदाय हैं, जितने भी समाज हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी समाज हैं, उनका दायित्व है कि आप लोग अपने पर्यावरण की देखभाल करिए, अपने पर्यावरण की संरक्षण करिए, अपने प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण करिए। हर समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, सबका दायित्व बनता है। ठीक है, तो हमने जाना कि सतत पोषणी विकास क्या होती है, कि ऐसा लाभ जिसका वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी उठा सके, ऐसा विकास जिसका लाभ वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी उठा सके। तो उस तरह के जो विकास होती हैं उन्हें सतत पोषणी विकास कहते हैं। फिर हमने जाना कि इनके सिद्धांत क्या होते हैं। पहले सिद्धांत है कि मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करो। यदि मानव जीवन की गुण में वृद्धि हो जाएगा तो मानव के अंदर एक ज्ञान उत्पत्ति होगी। मानव जान जाएगा कि हमें क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की हानि यानी ह्रास को कम करो। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखो। चौथा है कि जीवन की सभी रूपों की देखभाल करो। और पांचवा है कि विभिन्न समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करना चाहिए। और देखिए ये जो सिद्धांत है ये कहाँ से आया, तो इसके बाद हम लोग उसको जानेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं फिर। चलिए इरेज करते हैं। देखिए भैया, जब भी पढ़िए कॉपी और पेन के साथ पढ़िए और हमारे साथ आप भी लिखते रहिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जब आप लिखते हैं तो आपकी जो माइंड है किसी एक पॉइंट पर केंद्रित रहती है, कहीं इधर उधर नहीं भटकती। यदि आप नहीं लिखते हैं तो आपका जो माइंड है इधर उधर भटकती है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके घर में छिपकली आ गई, कोई दूसरा व्यक्ति बोलने लगा, उससे बात करने लगेंगे, छिपकली को देखने लगेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी पढ़िए कॉपी और पेन के साथ पढ़िए, लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। चलिए अब हम लोग सतत पोषणी विकास के सिद्धांत के विषय में जाना। तो अब ये सिद्धांत आया कहाँ से, इनके विषय में जानेंगे। देखिए एक शहर है रियो डी जेनरो। एक शहर है रियो डी जेनरो। यहाँ पे एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यानी आगे लिख सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992। ठीक है भैया, चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। एक शहर है रियो डी जेनेरो शहर, पड़ता कहाँ है, ब्राजील देश में। तो ब्राजील देश कहाँ पड़ता है, ये प्रश्न उठता है। तो ब्राजील देश अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील होता है। तो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। तो इस शहर में लगभग जून 1992 की बात है, जून 1992 की बात है, 20वीं शताब्दी की बात है। तो जून 1992 में 100 से भी ज्यादा लोग राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो शहर में एकत्रित होते हैं। और क्यों एकत्रित होते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन करने के लिए। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि सतत पोषणी विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पृथ्वी की जो हानि हो रही है, पृथ्वी
कि जो हानि हो रही है उसको कैसे बचाया जाए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था। तो 100 से भी ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं और सभी लोग मिल करके एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं और उस घोषणा पत्र का नाम देते हैं एजेंडा 21। उस घोषणा पत्र का नाम देते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21। 21 का मतलब होता है 21वीं सदी में। तो सब लोग विचार किए कि किस तरह से हम लोग 21वीं सदी में पृथ्वी की हानि को बचाएं, सतत पोषणी विकास को आगे ले जाएं। तो उस जो घोषणा पत्र वो लोग तैयार किए थे, उस घोषणा पत्र का नाम दिया एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था कि सतत पोषणी विकास को आगे बढ़ाना। सब लोग सहमति होकर के हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रश्न जीके में भी पूछा जाता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 ईस्वी में ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सतत पोषणी विकास को आगे बढ़ाया जाए, पृथ्वी की हानि को कम किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों की हानि को कम किया जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, विश्व स्तर पर किया जा रहा था, यानी पूरे विश्व के लिए ये नियम बनाया जा रहा था। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इनको। चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, हमने जाना कि रियो डी जेनेरो शहर में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भू संसाधन क्या होता है। चलिए नोट कर लेते हैं इनको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग चाहे तो। चलिए इरेज करते हैं इनको। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि भू संसाधन क्या होती है। भू संसाधन के विषय में जानेंगे अब इसमें। देखिए भू मतलब भूमि, यानी भूमि भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि भूमि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भूमि पर हम लोग रहते हैं, भूमि पर हम लोग चलते हैं, भूमि पर हम लोग खेती किसानी करते हैं। ये सब क्या है? संसाधन। तो भूमि भी एक संसाधन है। चलिए भूमि के कितने हिस्से हैं हम देखते हैं। पहला है कि पहाड़, ठीक है। दूसरा मैदान, और जो तीसरा होता है वो होता है पठार। देखिए ये मैदान लिखा है, ये क्या है? मैदान, ठीक है। बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसमें देखते हैं कि भारत की कुल भूमि का 30% भाग क्या है? पहाड़ है। 30% भाग पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ क्या करता है भैया? 12 नदियों का प्रवाह करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 12 नदियों का प्रवाह करता है। सिंधु, गंगा, यमुना ये सब कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से ही तो निकलती हैं। तो नदियों का प्रवाह
पहाड़ों द्वारा ही होता है, पहाड़ों के आसपास से ही होता है, बारहमासी नदियों का प्रवाह करता है। अगला देखेंगे कि पर्यटन विकास के लिए, पर्यटन विकास के लिए उपयोगी होता है। पर्यटन विकास के लिए उपयोगी होता है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि चलो चलते हैं शिमला घूमने, उत्तराखंड घूमने, जम्मू कश्मीर घूमने। तो जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो पर्यटन बन जाते हैं। तो पर्यटन का विकास के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होता है। विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं मैदान। देखिए मैदान देखेंगे कि भारत की कुल भूमि का 43% भाग मैदान है। ठीक है, 43% भाग मैदान होता है। एक मैदान का और क्या होता है भैया, कृषि के लिए उपयोगी होता है। कृषि अच्छे होते हैं भैया, कृषि के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं पठार। तो भारत की कुल भूमि का 27% भाग पठार होता है। पठार है, 27% भाग पठार है। तो भारत की कुल भूमि का 27% भाग क्या है, पठार है। पठार में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। तो पठार में यानी खनिज कामा जीवाश्म ईंधन का क्या होता है, कोष होता है, भंडार कोष। ठीक है, तब खनिज जीवाश्म ईंधन का संचय कोष होता है, ये भी लिख सकते हैं, संचय कोष है। ठीक है, देखिए ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, भूमि हो गया हमारा, इसका 27% भाग, माफ कीजिए 43% क्या है, मैदान है। ठीक है, 30% क्या है भैया, पहाड़ है। और 27% क्या है, पठार। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं हम लोग इसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि भू उपयोग प्रारूप या भू क्षरण के कारण। ठीक है, इनके विषय में चर्चा करते हैं। यानी भारत में भू उपयोग प्रारूप या भू क्षरण के कारक। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि भारत में भू उपयोग प्रारूप या भू क्षरण के कारक। देखिए
भूक्षरण के दो कारक होते हैं। पहला भौतिक कारण, जिसे हम लोग प्राकृतिक कारण के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा मानवीय कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक कारक के देखते हैं। प्राकृतिक कारक को देखते हैं। प्राकृतिक कारक, देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि ढाल वाली भूमि का अपरदन समतल की अपेक्षा ज्यादा होती है, यानी अधिक होता है। समतल की अपेक्षा अधिक होता है। और देखिए पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए जहाँ पर भूमि ढाल है, वहां पर आप लोग देखते होंगे बारिश होती होगी तो वहां पर मिट्टी कट करके बह जाती है। तो ढाल वाली भूमि की जो अपरदन होता है, जो कटाव होता है, वो समतल वाली भूमि की अपेक्षा से ज्यादा होती है। पहला पॉइंट यही है कि ढाल वाली भूमि का अपरदन समतल की अपेक्षा अधिक होता है। बी देखेंगे कि तीव्र व मूसलाधार वर्षा से तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा का भी अपरदन हो सकता है। देखिए अगर तीव्र या मूसलाधार वर्षा होती है तब पर भी मृदा का अपरदन होगा, भूमि का अपरदन होगा। बहुत ज्यादा अगर वर्षा होती है, तीव्र से तेजी से वर्षा होने लगे तो मृदा का वहां पर अपरदन हो जाता है, मृदा भी कट करके कहीं दूसरी जगह चली जाती है। तो मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे सी कि देखिए अगर पवन आंधी का रूप ले ले, जो पवनें होती हैं आंधी का अगर रूप ले लेती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने साथ मिट्टी को भी उड़ाकर लेकर चली जाती हैं। यही है कि पवन जब आंधी का रूप ले लेती हैं तब वे अपने साथ मिट्टी को भी उड़ाकर ले जाती है, तो वहां पर भी मृदा का अपरदन हो जाता है। चलिए 3 बहुत हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि मानवीय कारक। ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे दूसरा कि मानवीय कारक क्या होता है। चलिए नीचे जगह नहीं बचा हुआ है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके हम लोग जानेंगे कि मानवीय कारक क्या होती है। आप लोग इनको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इरेज करते हैं इन्हें। चलिए भैया अब जानेंगे कि भूक्षरण के मानवीय कारक। मानवीय
कारक। देखिए, भूमि का जब अपरदन होता है तो प्राकृतिक कारण तो होता ही है, लेकिन मानवीय कारक भी होता है। जैसे देखिए कि अत्यधिक पशु चराई से मृदा की जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो मृदा की जो ऊपरी परत है क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। यानी मृदा के ऊपरी परत जो वनस्पति है, जो मृदा के आवरण का काम कर रही है, वो हट जाती है। जब वनस्पति हट जाएंगे तो क्या होगा, बारिश होगी, आंधी तूफान आएगा, तब पर भी वहां मिट्टी का कटाव होने लगेगा। तो मानवीय कारक ये होता है कि पशुओं की चराई से भी मृदा का अपरदन होता है। दूसरा कारण हम जानेंगे कि आजकल देखिए जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि होने से क्या होता है, मनुष्य जंगलों में जाकर के बसने लगे हैं। तो जब जंगलों में जाकर बसेंगे तो वहाँ की जो वनस्पति है, जो वन है, पेड़ पौधे हैं, उनको काट रहे हैं धीरे धीरे। तो वहां पर भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। कैसे होता है अपरदन, आप लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़कर बांधे रहती हैं, मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। तो जब वनों में से पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, मिट्टी मिट्टी को छोड़ देंगे। तो मिट्टी की जब बारिश होगी तो मिट्टी वहां से कटकर दूर चली जाएगी, तो मिट्टी का अपरदन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मानवीय कारक को बारी बारी से लिखते हैं। पहला है, देखिए ये दूसरा था उसका पॉइंट का, ये जानेंगे कि जब पशुओं की चराई की जाती है तब पर भी मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि वो मृदा की ऊपरी परत जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। चलिए हम लोग मानवीय कारक को देखते हैं। तो मानवीय कारक भी 3 होते हैं। देखिए क्या होता है, और होते हैं लेकिन हम 3 ही लिखे हुए हैं। क्या होता है, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में मृदा, जल और वायु का प्रभाव तीव्र हो जाता है। मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र हो जाता है। दूसरा है कि वनों का कटाव से मृदा अपरदन में तीव्रता आई है, क्योंकि वृक्ष पानी और पवन के बहाव को कम करती है। तीसरा है कि मनुष्य भवन निर्माण कार्य के लिए रोड़ी, बजरी, बालू आदि प्राप्त करने के लिए छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे खड्डों में बदल देते हैं। ये हमारा मानवीय कारक होता है, इससे भी मृदा का अपरदन होता है। देखिए यहाँ पर रोड़ी, बजरी, बालू। रोड़ी बजरी क्या होता है, पत्थर के बहुत छोटे छोटे कण, उनको हम रोड़ी या बजरी कहते हैं। ठीक है, तो पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं, तो उड़ करके बहुत छोटा छोटा बना दिया जाए तो उनको रोड़ी कहो, वो लोग बजरी कहते हैं, तो रोड़ी बजरी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अब आगे जो बचे हुए इसके पार्ट होते हैं वो अगले क्लास में ध्यान देंगे। अब आप लोगों से यही है कि आप लोग जब भी पढ़िए कॉपी पेन के साथ पढ़िए, और सबसे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना क्लास समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहीं तक।